गुड इवनिंग। आप हैं मेरे साथ, मैं हूं ज्ञान प्रकाश, आपके साथ पुनः संविधान के एक नए चैप्टर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर आपके बीच में मैं लेकर आया हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इट इज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटायर द ग्लोब। आप कहीं भी देखें इतने स्टूडेंट आपको नहीं मिलेंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं जनरल स्टडी के पेपर। लॉकडाउन कोरोना पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर मैं फोकस लेके आपके साथ हूं, संविधान के ऊपर। आप एंजॉय कर रहे हैं संविधान के प्रश्न पर, उसके समझ पर, उसकी जितनी भी इंटायर अप्रोच है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं इस विश्वास के साथ कि शायद जनरल स्टडी का पेपर, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर क्लास करने के बाद आप 100% नहीं लेकिन 80-90% सोल्व करने के लेवल पर होंगे। और इस क्लास के बाद आप जो क्लास नंबर 1 से देख रहे होंगे उस क्लास को आप अच्छे तरह से पढ़िए। अभी आपको 60-70% क्वेश्चन तत्काल सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जब डिटेल हमारा चलेगा तो उसमें चूंकि उसमें टाइम भी ज़्यादा रहेगा, एक क्लास का पूरा शेड्यूल्स रहेगा और उस पर हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तृत रूप से। हो सकता है कि अगले मंथ से हम लोग बहुत बड़े क्लास का एक स्ट्रक्चर लेकर आए। जहाँ तक मेरा दावा है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से ये बता देंगे कि नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं आप सेट बना के देखिएगा कि आप उस बनते हैं या नहीं बनते हैं। आप क्वेश्चन बना के देखिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और एंजॉय करिए। सबसे बड़ी प्रश्न है ये कि क्या जनरल स्टडी के पेपर को बिना रटे, बिना बार बार उसको रटे बनाया जा सकता है? निश्चित रूप से बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने पिछले क्लास में द यूनियन का मीनिंग समझा, तो फिर उस मीनिंग को लेकर अगर हम कुछ भी अगर पढ़ें तो द यूनियन के बारे में टॉपिक तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक द यूनियन का है और कौन सा टॉपिक स्टेट का है। इस वर्ड को डिफिनेशन देने में हमें काफी टाइम लगा, काफी पूरा एक क्लास लगा। आप लोगों का सहयोग भी बहुत बड़े स्तर पर रहा। आप लोगों ने मेरे जन्मदिन की कल विशेष भी दी थी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्लास को जो हमारे कुछ सीनियर, हमारे कुछ शिक्षक, उनको नमस्कार। उनको चूँकि सर, हमारे सर भी इस क्लास को देखकर मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, मुझे साधुवाद दे रहे थे, मुझे आशीर्वाद दे रहे थे और मेरा प्रेरणा हमेशा बढ़ा रहे थे। तो हम सर का एक बार चरण स्पर्श भी करते हैं। जो हमारे शिक्षक, जो हमें 9th में सर सीपी पांडे सर पढ़ाते थे, वो लगातार कमेंट भी सर करते हैं और वीडियो देखने के बाद सर तुरंत फ़ोन भी करते हैं कि ज्ञान प्रकाश बहुत अच्छे तुम कर रहे हो। सर बहुत अच्छे बायो के टीचर भी थे और वो लगातार मुझे प्रोत्साहन दे रहे हैं कि नहीं, इस लॉकडाउन में आप बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छे स्टूडेंट के लिए आप अच्छा कर रहे हो। धन्यवाद सर। मैं एक बार आपके चरण स्पर्श करता हूँ, चरण बंदन करता हूँ। विषय वस्तु जो है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, एक अपने आप में देश की संस्थागत व्यवस्था बहुत, देखिए जो संविधान, आप समझिए कि क्या क्या हो सकता है। संविधान के जितने टॉपिक हैं उनका सरकार की व्यवस्था से जुड़ाव है और नागरिक सीधे सरकार से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से एक कार्यपालिका एक नियम, रूल, रेगुलेशन बनाती है और उसी की सरकार की एक संस्था उसको लागू करती है और उसी एक संस्था के द्वारा वो जज किया जाता है क्या ये सही है, क्या गलत है। तो संविधान यही है कि उन सभी संस्थाओं के साथ हमें जोड़ देता है कि हमारा क्या अधिकार है, हमारा क्या राइट्स है, क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं गलत हो रहा है। तो सरकार, संविधान और जनता, इन सबों के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अर्थात न्यायपालिका रहती है और समग्रता से मिलकर एक देश की व्यवस्था चलाई जाती है। और इसी विशेषताओं के साथ जिस तरह से देश चलता है, उन्हीं विशेषताओं को संविधान के रूप में हम जानते हैं। टॉपिक नंबर 5 100 अनुच्छेद के साथ है द यूनियन, जिसका मतलब मैंने बताया था कि वो सारी समस्त संस्थाएं जो केंद्र के लेवल की हों, जो देश के लेवल की हों, लगभग वो सारी संस्थाएं, वो सारी द यूनियन का पार्ट हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन अलग है, फाइनेंस कमीशन अलग है, शेड्यूल कास्ट
एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन अलग है। बहुत सारी संस्थाएं द यूनियन टॉपिक से अलग भी हैं। इमरजेंसी अलग है, लोक सेवा आयोग वो भी है यूनियन पे, यूपीएससी वो भी यूनियन से अलग है। लेकिन जो भाग नंबर 5 है जिसमें अनुच्छेद हम 52 से लेकर 151 तक देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से संविधान के 100 अनुच्छेद में बहुत सारी संवैधानिक विशेषताओं को लेकर उपस्थित है, जिसे हम आज पढ़ेंगे पिछले क्लास से जोड़ते हुए। और इसके साथ मैं ये बता दूं कि आपको बहुत सारे प्रश्न कमेंट में आते हैं, मैं नहीं ले पाता समय अभाव के चलते, लेकिन उन प्रश्नों को आप मेरा जो ज्ञान आईएएस जो चैनल है उसे भी आप देख सकते हैं। उन प्रश्नों को, बहुत प्रश्नों को मैं उस पर जवाब देता हूं। मुझे आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं या फिर ज्ञान आईएएस चैनल पर भी कुछ आप उन प्रश्नों का मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं जो समय अभाव के चलते इस यहाँ पर नहीं हो पाते हैं। तो मैं बहुत जल्दी भी उस पर आपका आऊँगा, आपके साथ रूबरू करूँगा, आपके साथ चर्चा करूँगा कि क्यों अनअकैडमी पर आपकी क्लास जरूरी है, क्यों अनअकैडमी पर आप जनरल स्टडी का पेपर देखिए। तो याद रहे आप ज्ञान आईएएस चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे, उस पर बहुत सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। जैसे मुझे क्लास लेने से पहले मैंने उसी पर सूचना दिया था कि मैं अनअकैडमी पर हूँ। तो ये आपका जो 100 आर्टिकल्स है, ठीक है, द यूनियन संघ, उसके बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो जैसा कि मैंने ये बताया था कि ये जो टॉपिक है उसमें पूरे देश के स्तर की जितनी संस्थाएं, हो सकता है 2 क्लास इसमें लग जाए, नॉर्मली हम लोग आराम से पढ़ेंगे कुछ आर्टिकल्स याद करते हुए। तो मोटा मोटी क्या समझना है इस चैप्टर में? द यूनियन का मतलब क्या था? द यूनियन का मतलब समझने के लिए केंद्र सरकार के स्तर की सभी संस्थाएं जिस चैप्टर में जिस नाम से जानी गई उसको बोलते हैं यूनियन, उसको बोलते हैं संघ, और उसके राज्य को राज्य बोलते हैं, पंचायत को पंचायत बोलते हैं। तो इसमें पूरे देश स्तर की संस्थाओं को पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक शुरू होगा अनुच्छेद 52 से। ये टॉपिक कहां शुरू हो रहा है? 52 से, और कहां तक जा रहा है? 151 तक। तो हम याद करने की भाषा में बोलते हैं 52-51। तो 52 के बाद 51 तक कभी होगा नहीं, तो 52 से 151 होगा। 52 से लेकर 151, तो हम याद करने के लिए बोलते हैं 52 से 51, 52 से 51। तो द यूनियन चैप्टर में आप समझिए कि जब हम सबसे अगर एक घर के बारे में बात करते हैं कि सबसे हमारे घर में रिस्पेक्टफुल पर्सन कौन है, तो आप सबसे पहले अगर दादाजी, पिताजी, भाई, चाचा सब है तो आप सबसे पहले किसका नाम लेंगे? वरीयता क्रम के अनुसार, सीनियरिटी क्रम के अनुसार, मोरल वैल्यू के अनुसार निश्चित रूप से आप दादाजी का ही नाम लेंगे। उसी प्रकार जब देश के संविधान के अंदर जब हम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी जो संवैधानिक पद है, पोस्ट है, जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जब उसके बारे में हम नाम लेते हैं तो पूरे देश में सबसे बड़ा पोस्ट, पद, गरिमापूर्ण सम्मानित पद कौन सा है आप जानते होंगे। इसलिए जब यह अनुच्छेद 52 से शुरू हो रहा है, जब आर्टिकल 52 से शुरू हो रहा है, तो निश्चित रूप से देश के सबसे बड़े व्यक्ति, देश के फर्स्ट सिटीजन, देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण पद की भी शुरुआत होनी चाहिए आर्टिकल नंबर 52 से। तो द यूनियन भी शुरू होता है 52 से, और वो महत्वपूर्ण पद भी होता है 52 से ही शुरू, और वो महत्वपूर्ण पद है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। तो संविधान का भाग 5 की जो शुरुआत अनुच्छेद 52 से हो रही है, वो किसके साथ हो रही है? प्रेसिडेंट के साथ। और आर्टिकल 52 में यही कहा रहा है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस प्रकार अनुच्छेद 52 भारत के सबसे बड़े पद की बात करता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वो क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो संविधान में पहली बार अनुच्छेद 52 में 52 में प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा की गई है। अर्थात जब द यूनियन शुरू करेंगे कहां से? 52 से। कहां से? प्रेसिडेंट से, सबसे बड़ा पद। अब जब हम ये 100 चैप्टर का मैंने ग्राफ बनाया है, तो इसको इतना बड़ा कंटेंट है, इसको लगभग हम 2 क्लास में देखेंगे। एक क्लास मेरा यहां तक जाएगा और दूसरा क्लास संसद, ऑर्डिनेंस, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी तक जाएगा।
ठीक है, आते हैं बड़े आहिस्ता से कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का 52 आर्टिकल शुरू कहां से हो रहा है? 52 से 151। ये टॉपिक कहां से शुरू हो रहा है? आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151। तो राष्ट्रपति को दिए 52 नंबर, पहला आर्टिकल 52 नंबर। बस कुछ नहीं करना है कि अगर मोटा मोटी एवरेज रूप से अगर प्रेसिडेंट के ऊपर आपको चर्चा की बात हो कि राष्ट्रपति कहां से कहां तक है, तो 52 में आप 10 जोड़ दीजिए, कोई भी राउंड फिगर। 52 में क्या करिए? 10 जोड़ दीजिए। अगर राष्ट्रपति मालूम है, इसलिए मैंने जोड़ देकर, इसलिए मैं थोड़ा लाउड होकर, ताकि इस तरह से पढ़ाऊं कि एम्फेसिस हो और उससे दिमाग में आपको पहला ही वर्ड याद हो जाए। तब जब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, जब लिखा हुआ देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति होगा भारत का, और 52 से शुरू होता है, तो 52 में क्या करना है? 52 में आपको 10 जोड़ देना है। 52 में क्या करना है? 10, 52, 10, 62। तो मोटा मोटी एवरेज राष्ट्रपति की चर्चा कहां से कहां तक है? 52 से लेकर 62 तक। बहुत सारे और भी आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल नंबर आपको 71 में भी राष्ट्रपति की चर्चा है, आर्टिकल नंबर 70 में भी चर्चा है, 71 में भी चर्चा है, फिर आर्टिकल नंबर आपको 72 में भी चर्चा है, आर्टिकल नंबर आपको 74 में भी चर्चा है, आर्टिकल नंबर आपका 75 में भी चर्चा है। और जितने इंस्टीट्यूशन है, जितने पद है, सबको राष्ट्रपति इलेक्ट करता है, बहुत सारे। लेकिन 143 जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, उसमें भी चर्चा है। 352 में जाएगा, उसमें भी चर्चा है। 368 में जाएगा, उसमें भी चर्चा है। लेकिन वो फंक्शन के दौरान है, वो फंक्शन के दौरान है। जजों के अपॉइंटमेंट 124 में जाएगा, तो वहां भी राष्ट्रपति की बात आएगी। लेकिन एक राष्ट्रपति की पहचान, एक राष्ट्रपति के कैरेक्टर के रूप में जिस अनुच्छेद के बीच में उन्हें रखा गया है, वो मोटा मोटी है अनुच्छेद 52 में क्या जोड़ना है? 10, 52, 10, 62। 52 से लेकर 62 में प्रेसिडेंट के बारे में मोटा मोटी चर्चा दी गई है, किया गया। जैसे आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, जो हमारा प्रेसिडेंट का क्लास, जब 1 घंटे का क्लास रहता है, 1 से 1.5 घंटे के क्लास में, जब 1.5 घंटे क्लास रहता है, तो प्रेसिडेंट के क्लास के लिए मेनली 3 से 4 क्लास चाहिए, मतलब 6 घंटे के क्लास। तो समझ सकते हैं। तो अगर 52 में है, तो 52 से 62 में क्या होगा? आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा, ऐसा कौन सी विधि हो कि 52 से 62 हम लगातार बोल रहे हैं? ऐसा कौन सा मेथड हो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आपके जीभ से अनुच्छेद सरक जाए? निश्चित रूप से पढ़ने का तरीका है जिसमें आपको याद होगा ये 100 अनुच्छेद। जैसे देखो, 52 में भाई भारत का राष्ट्रपति होगा, तो मुस्कुरा के कहिए तो क्या होगा? क्या होगा? तो आंसर किस आर्टिकल पर जाएगा? 53 पर। तो राष्ट्रपति जो होगा कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। यूनियन पावर इन्वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। वो द यूनियन, जो केंद्र है, सरकार का हेड कौन होगा? वो राष्ट्रपति होगा। 54 में क्या कहता है? तो 52 में राष्ट्रपति होगा और 53 में किसी का हेड होगा, एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव का होगा। और 54 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा। 54 और 55 क्या कहता है? कि मैनर ऑफ द इलेक्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी। 56 कहता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पदावधि, कार्यकाल क्या होगा। और 57 कहता है कि री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अगर दोबारा चुनाव, पुनर्निर्वाचन अगर दोबारा हो तो क्या होगा उसके लिए। और 58 कहता है एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। 59 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए, शर्तें। और 60 कहता है कि अगर राष्ट्रपति बन गए तो आपको शपथ लेना पड़ेगा। और 61 कहता है कि अगर ठीक से काम नहीं करिएगा तो आपको महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा। और 62 कहता है, 62 कहता है कि अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है
या राष्ट्रपति बीमार हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या विदेश यात्रा पर चले जाते हैं, तो उतने दिन के लिए, जितने दिन के लिए प्रेसिडेंट का पद पोस्ट वैकेंट रहे, खाली रहे, उस समय आर्टिकल नंबर 62 ये कहता है कि उतने दिन के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आप जब भी संविधान की जो कुछ अनुच्छेद की बुकें उठाते हैं, जो मैंने अभी जो बोला उसको मैं बाइलिंगुअल भी बोल देता हूं, जैसे 52 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति के अधीन होगा। फिर उसके बाद कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 55 कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 कहता है। 56 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 57 कहता है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, है ना, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। 58 कहता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। 59 कहता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। 60 कहता है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट एंड 61 कहता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 62 कहता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। और 63 फिर कहेगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 64 कहेगा द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो इस तरह से आप अगर आर्टिकल्स की किताबें देखेंगे तो बहुत आर्टिकल तो लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इन किताबों में तो लिखा हुआ है लेकिन याद कैसे। जैसे मैंने आपको पहले जिस तरह से आर्टिकल्स बोला, तो आपको ये कैसे याद हो, ये सबसे बड़ी चुनौती आपके साथ है। तो 52 में तो हमने कहा था क्या कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में? 52 में। सबसे पहले सोचिए कि राष्ट्रपति, दिमाग लगे, राष्ट्रपति है ना आपके देश में, तो है, तो उसकी चर्चा कहां है? तो 52 में लिखा गया था कि हमारे देश में देश का प्रधान, भारत का प्रधान, और टेक्निकल वर्ड में उसके बोलिएगा तो कार्यपालिका। कहां की कार्यपालिका? राज्य की केंद्र की? तो केंद्र को क्या बुलाता है? यूनियन, संघ, तो संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति। हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन होगा? राष्ट्रपति। ये कहां लिखा हुआ है? 53 में। अरे 52 में तो कल इतना ही लिखा गया कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति होगा। और 53 में लिखा गया है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विथ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 53 में यह कहा गया है कि 53 में कि देश के संघीय कार्यपालिका, अंग्रेजी में यूनियन एग्जीक्यूटिव, देश के संघीय कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव का प्रधान राष्ट्रपति होगा। अर्थात देश का कोई भी कानून जिस व्यक्ति के नाम से जारी होगा, जिस पद के पोस्ट के नाम से जारी होगा, वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। इसीलिए कहा गया टेक्निकल वर्ड में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसको इंग्लिश में जो टर्म है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम। शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, देश की कार्यपालिका शक्ति का मालिक कौन होगा? राष्ट्रपति। शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड एक्सरसाइज्ड बाय हिम, और उन्हीं के आदेश से जो पूरे देश का है कानून चलेगा। सिमिलरली जब हम स्टेट की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, जब राज्य के भाग 6 में आएंगे, पार्ट 6 में आएंगे, तो राज्य के कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल, गवर्नर। स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा? गवर्नर। स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द गवर्नर। और जब यूनियन संघ की बात करें तो कौन होगा? राष्ट्रपति। 54 में क्या कहा? 54 में कि राष्ट्रपति कैसे आएगा भाई? तो राष्ट्रपति इलेक्शन के थ्रू आएगा। तो फिर इलेक्शन पर चर्चा करना पड़ेगा ना कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। नॉर्मली मैं बता देता हूं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, फिर उसको बोर्ड पर मैं फिगर बना के बताऊंगा, पूरा पार्लियामेंट बनाऊंगा, लोकसभा उसमें मैं फिगर लोकसभा राज्यसभा बनाऊंगा, फिर मेंबर, दोनों लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर बताऊंगा, फिर वोटिंग कराऊंगा, और जीतते हुए राष्ट्रपति कैसे जीतता है मैं उसको एकदम पिक्चराइज बोर्ड पर दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो
राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, ये तो जानते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, कहां ये लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है, किस जगह लिखा हुआ है? तो 50 नंबर 4 में लिखा हुआ है, 54। और राष्ट्रपति का इलेक्शन किस तरह से होगा? सुने होंगे कि संसद के लोग भाग लेते हैं, आप सुने होंगे कि विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली आप कहते हैं अंग्रेजी में, उसके मेंबर भी भाग लेते हैं। तो ये जो इसके मेंबर भाग लेंगे, उसके मेंबर भाग लेंगे, और ये भाग लेंगे तो इलेक्शन में भाग लेंगे, ये कहां लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है, 55 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, कैसे इलेक्शन होगा। और 56 में ये लिखा हुआ है, अनुच्छेद 56 में, कि जब राष्ट्रपति इलेक्ट हो गया, जीत गया, तो आप सुनते हैं कि 5 साल के लिए होता है। राष्ट्रपति जब जीत जाता है तो कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। ये कहां लिखा हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 56 में 56 में लिखा हुआ है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति 5 साल से है तो उसको टेक्निकल कहते हैं राष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये राष्ट्रपति का कार्यकाल, पदावधि या टर्म ऑफ ऑफिस, ये 5 साल का होगा, जो अनुच्छेद नंबर 56 में लिखा हुआ है। और 57, 58 और 59, 57, 58 और 59 को एक साथ मेरे साथ बोलिए, योग्यता, शर्तें, शपथ। 57, 58, 59 योग्यता, शर्तें, शपथ। 57 योग्यता, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता, इंग्लिश में एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होगी, कि आप 35 साल को हो जाइए, इतने हो जाइए। तो कहां लिखा एलिजिबिलिटी के बारे में चर्चा? 57 में। 58 में भारत का नागरिक होना चाहिए, कंडीशन, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, शैल बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 35। तो कंडीशन, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन से शर्तें हैं, वो आर्टिकल नंबर 59 में है, योग्यता, शर्तें और शपथ। और जब आप राष्ट्रपति बन गए तो आप देखते होंगे गीता की किताब लेकर, या जिस धर्म के हैं, वो कहते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, और संविधान के अगर खिलाफ करूंगा तो मुझे इस पद से हटा दिया जाएगा। और ये शपथ राष्ट्रपति लेता है। एक जो आर्टिकल है उसका नाम है 60, अनुच्छेद नंबर 60, अनुच्छेद नंबर 60। और 61, आर्टिकल नंबर 61 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करे, सबसे ऊपर है ना, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी फैसला नहीं दे सकती। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करता है, तो इतने बड़े पोस्ट को हटाया कैसे जाएगा? तो पार्लियामेंट में एक मोशन लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस प्रस्ताव का नाम है इम्पीचमेंट, हिंदी में उसको कहते हैं महाभियोग। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाएगा, इम्पीचमेंट लाया जाएगा। ये हमारे संविधान में कहां से ढाला गया ये प्रोसेस, ये भी प्रश्न है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी विशेषता अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया। अमेरिकी के संविधान में भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। जैसे अभी सुने होंगे कि आप डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिका के वहां सीनेट में, अमेरिका के जो पार्लियामेंट है वहां पर प्रेसिडेंट को हटाने के लिए सदस्यों ने जो मोशन लाया, जो रेजोल्यूशन लाया वहां के लेजिस्लेचर असेंबली में, तो उस मोशन को कहा गया इम्पीचमेंट, महाभियोग। इम्पीचमेंट अर्थात हिंदी महाभियोग। तो सेम महाभियोग के प्रोसेस हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 61 में डाला गया है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। अब राष्ट्रपति को कैसे हटाएं? तो राष्ट्रपति का पहले हम इलेक्शन पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना हमें जानना है कि राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के द्वारा हटाया जाता है, और जो हटाने का प्रोसेस है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम महाभियोग है, इम्पीचमेंट है, और जिसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 61 में है, जो अमेरिका से लिया गया, और इसे संसद में पेश किया जाता है, और संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 मेजोरिटी के द्वारा सेपरेट हाउस में मोशन डालकर पास करवाया जाता है, जो कि हम एक अलग क्लास में बताया कि बहुत टॉपिक लंबा है, बहुत बड़ा टॉपिक है,
इस पर एक एक क्लास पर आपको चर्चा होगी, निश्चित रूप से कराऊंगा, पीटी लेवल पर कराऊंगा। आप धैर्य रखिए, उतावला मत होइए, एक दिन में सब, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। और मैं आपसे एक ही चीज चाहूंगा कि जितने मेरे स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, इस वीडियो को, मैं आपसे एक इंश्योरेंस चाहता हूं, आप मुझे इंश्योर करिए, इंश्योरेंस चाहता हूं, क्लियर कट आप वादा करिए कि इस क्लास को आप शेयर जरूर करेंगे, ताकि मेरा और उत्साह हो और एनर्जेटिक, मैं एनर्जी के साथ पढ़ाऊं, बहुत सारे कंटेंट के साथ। तो आर्टिकल नंबर 61 तक हम पहुंचे। आप बताया ना कि हमारे देश के अंदर अगर एक पत्ता भी खड़कता है तो संविधान के अनुसार होता है। और जब प्रेसिडेंट मान लो कि फॉरेन चला गया, तो विदेश चला गया, तो भारत में कौन रहेगा? देखिए, यही एक पद है कि एक सेकंड भी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर कैजुअल वैकेंसी होती, आकस्मिक रिक्ति आती है राष्ट्रपति के, मान लो कि मर गए, जैसे आप जानते हैं प्रथम ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान मरे थे? फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन अपने कार्यकाल के दौरान मरे थे। फखरुद्दीन अली अहमद भी मरे थे, दोनों कार्यकाल के दौरान ही। तो अब मरे तो तुरंत इलेक्शन तो नहीं होगा। तो इसके लिए 62 नंबर आर्टिकल यही कहता है कि जब राष्ट्रपति के पद में जब कैजुअल वैकेंसी, मतलब जब आकस्मिक रिक्ति हो, तो कौन काम करेगा? तो कहा गया उस दौरान, आर्टिकल 62 कहता है कि उस दौरान जब राष्ट्रपति के पोस्ट खाली हो कुछ समय के लिए, तो उस दौरान वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत का उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तब वह राज्यसभा में नहीं बैठेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अर्थात पद, उपराष्ट्रपति के पद में शामिल है राज्यसभा का सभापति। मतलब नहीं समझे? जैसे कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति होगा, जब संसद में बैठेगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहा लोकसभा बैठेगा, राष्ट्रसभा में कहां बैठेगा? जो हेडमास्टर का चेयर होता है। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया, वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, जब राज्यसभा से बाहर है तो वाइस प्रेसिडेंट कहलाएगा। जब वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में आ जाएगा और चेयर पर बैठ जाएगा, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा, उस समय कहा जाएगा चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा के सभापति। और इसकी चर्चा आपको बाद में बताऊंगा, आर्टिकल नंबर 89 में है, अनुच्छेद नंबर 89 में है। जैसे आप सुनते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति, तो लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा, लोकसभा के स्पीकर की चर्चा, अध्यक्ष, स्पीकर मतलब अध्यक्ष, स्पीकर मतलब अध्यक्ष, स्पीकर की चर्चा आर्टिकल नंबर 93 में है। जब हम पार्लियामेंट में आएंगे तो उसके बारे में, अभी मेरा फोकस ये है कि ये जो आपका 100 आर्टिकल्स है, उसके बारे में पहले मैं परिचय कराऊं। तो अभी हमारा दौर चल रहा है 100 आर्टिकल्स को समझने का। तो इस तरह से तो राष्ट्रपति का 52 से 62, अब 52 से 62 तो 63 क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। आपकी भारत का देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तुरंत 63 कहता है। 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसका एक और काम है। 64 कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट भारत का होगा उसका एक और काम है। क्या काम है? वो राज्यसभा में जाकर बैठेगा, और जब राज्यसभा में बैठेगा तो राज्यसभा का सभापति कहलाएगा, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट कहलाएगा वो, जिसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 64 में है। ये हमारा आर्टिकल्स जो राष्ट्रपति से शुरू किए कि 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा। मेरे साथ आप ध्यान दीजिए, 52 में भारत का राष्ट्रपति होगा, 53 में वो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। इंग्लिश हिंदी दोनों में ले चल रहा हूं। 54 कहता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, और 55 कहता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन की रीति। और 56 कहता है कि राष्ट्रपति कितने समय तक रहेंगे, पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस। और 57 एलिजिबिलिटी, योग्यता। 58 कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट।
राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होंगी। और 69 कहता है कि राष्ट्रपति अगर बन जाएगा तो शपथ, ओथ, और 61 महाभियोग की चर्चा। 61 में क्या है, महाभियोग। 61 में क्या है, महाभियोग, इम्पीचमेंट, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के दिन है, जो अमेरिकी संविधान की विशेषता है, जो अमेरिका में प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसेस लाया जाता है उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहा जाता है। सेम प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया हमने अपने पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का ही प्रोसेस लाया, जिसको हमने आर्टिकल नंबर 61 में जगह दी। और जानते हैं कि इंपीचमेंट कहां लाया जाता है, तो संसद में लाया जाता है। और संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से अलग अलग पास किया जाता है। अलग अलग पास होने के बाद राष्ट्रपति अपने आप पद से मुक्त हो जाता है, वो अपने आप पद से हटा हुआ माना जाता है। और यह तरीका है राष्ट्रपति को हटाने का। अगर राष्ट्रपति उसमें हट गया तो वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा, और उस दौरान फिर चुनाव होगा, इलेक्शन होगा नए राष्ट्रपति का 6 माह के अंदर अंदर। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो हमने प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के ऊपर हमने चर्चा की। अब मैं नेक्स्ट क्लास में वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तक जो नेक्स्ट क्लास होगा उस पर हम देखेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास के साथ।